एमिनो अम्ल के भौतिक गुण। तो बड़े साधारण से भौतिक गुण है एमिनो अम्ल के पास, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो लिखा है एमिनो एसिड रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जानते हो? एमिनो एसिड के अणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम पर होती है। कहता है ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। इनके गलनांक प्रायः उच्च होते हैं। पूछता है गलनांक उच्च क्यों होते हैं, अगर कभी पूछे भी। वैसे तो नॉर्मली सॉलिड सब्सटेंसेस के जो गलनांक होते हैं वो वैसे भी उच्च होते हैं, लेकिन उन सॉलिड सब्सटेंसेस के गलनांक में भी अगर देखें तो ज़्यादा गलनांक उच्च होते हैं एमिनो एसिड। कहता है ये ज़्यादा ही क्यों अधिक हो रहे हैं गलनांक? तो बताइएगा कि आप एमिनो एसिड के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के पाए जाने के कारण एमिनो एसिड के गलनांक सामान्य से अधिक ऊंचे होते हैं या सामान्य से अधिक पाए जाते हैं। एक और नंबर लिखा है ये जल में घुलनशील है। जैसे ही मुझे ये पता चला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है एमिनो एसिड में, ये बात तो पहले से भी कंफर्म हो गई है कि जिन पदार्थों में हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील, क्योंकि ये अणु जल के अणुओं के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, कहता है ग्लाइसिन को छोड़कर, अगर ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड को छोड़ दें तो कहता है इसके बाद जितने भी अल्फा एमिनो एसिड आते हैं, ये भी ध्यान रखना, ग्लाइसिन भी एक अल्फा एमिनो एसिड है, और अगर हम उस ग्लाइसिन को छोड़ दें तो इसके बाद जितने अल्फा एमिनो एसिड आते हैं इनमें सब में किरैल होते हैं या कायरल कहते हैं। यार ये नाम पता नहीं कितना खतरनाक है, किरैल या कायरल। इस बात को समझ लेते हैं, नहीं तो भैया ये टेंशन देता रहेगा। देखो मैं एक एमिनो एसिड को लिखता हूं फॉर्मूला। देखो एमिनो एसिड को फॉर्मूला होता है, देखो अभी आप ना लिखेंगे, आप देखोगे COOH, और बेटा आपको ये भी पता है एक तरफ CH3, एक तरफ H और एक तरफ आप लिख सकते हो NH2। इसको एक काम करें, चेंज कर देते हैं, CH2OH कर लेते हैं। बेटा ये अगर फॉर्मूला आप पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, इस फॉर्मूले को कहते हो, ये शेरीन नामक एक एमिनो एसिड है, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन इस एमिनो एसिड को जैसे ही आप जल में घोलोगे तो बेटा जल में घुलने पर यह सामान्य सी बात रहती है कि कार्बोक्सिलिक भाग जो है ये अपने हाइड्रोजन को आयन के फॉर्म में क्या कर देगा? अलग। अगर ये अपने हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अलग कर देगा तो निगेटिव आयन यहां बचेगा। अब क्योंकि आपको पता है एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये हाइड्रोजन एमिनो ग्रुप ग्रहण कर लेगा। अब देखो ग्रहण क्यों करेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं इस पर इलेक्ट्रॉन की है कमी, और एमिनो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से वादा करता है कि हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देंगे, और इसलिए हाइड्रोजन आकर इस ग्रुप से क्या होता है? जुड़ जाता है। और जब ग्रुप से जुड़ता है देखो तो यहां बन जाता है NH3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस आया था ना इस, अरे यार 3 तो बड़ा खतरनाक लिख गया, इस प्रकार से बन जाता है। अब कहता है सर जी इसके कायरल या किरैल का अर्थ क्या होता है? कायरल या किरैल का अर्थ होता है आपके पास जो भी एक कार्बन एटम बीच में अवेलेबल है, उस कार्बन एटम के चारों बॉन्ड अलग अलग प्रकार के समूहों से जुड़े होते हैं। देखो ऊपर वाला बॉन्ड जो है COOH समूह से जुड़ा है, नीचे वाला CH2OH से जुड़ा है, इधर वाला H से जुड़ा है, और इधर वाला बॉन्ड NH3 पॉजिटिव से जुड़ा है। अगर इस कार्बन के कोई भी दो बॉन्ड समान समूहों या समान परमाणुओं से जुड़ जाते तो हम कहते कार्बन पर कायरलता का गुण नहीं है। जैसे अगर मेरे पास एक फॉर्मूला देखो, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड H, हम पूछेंगे क्या कार्बन पर कायरलता का प्रॉपर्टी है या किरैलता का गुण है? तो आप कहोगे सर जी कार्बन इधर क्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है, दूसरे अलग परमाणु ब्रोमीन से जुड़ा है, ठीक है, तीसरा परमाणु अलग है हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन चौथा परमाणु भी हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की दो संयोजकताएं समान परमाणुओं से जुड़ गई हैं, इसमें कायरलता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है।
कायरलता की प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन के सभी बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के थ्रू जुड़े हों, अलग अलग समूहों से जुड़े हों, अलग अलग परमाणुओं से जुड़े हों। तो इसमें 3 तो अलग अलग थे, लेकिन चौथा तो सेम हो गया दूसरे वाले के, इसलिए इसमें कायरलता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो कायरलता की प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए? कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ती हैं। तो आप बताओगे कि अगर आप ग्लाइसिन को छोड़ देते हो तो शेष समस्त कार्बन जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं उनमें सब में कायरलता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कायरलता की प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए? कभी कोई पूछेगा कायरलता का प्रॉपर्टी क्या है, आप इस बात को बताओगे कि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हों। एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूं और भी। देखो, एक सूत्र इस कोर्स से अलग, मतलब एमिनो एसिड से अलग, कार्बन है, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की ओर COOH, यहां की तरफ H और इधर की तरफ OH। अब देखो कार्बन पर, देखो कार्बन की संयोजकताएं तो 4 हैं, बॉन्ड 4 है, लेकिन पहली ओर CH3 जुड़ा है। तो अब कार्बन का दूसरा कोई भी बॉन्ड CH3 से नहीं जुड़ सकता। देखो, क्या तीनों में से कोई CH3 से जुड़ा है? नहीं। कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो फिर कार्बन का कोई बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। कहोगे सर जी ये तो OH से जुड़ा है। कार्बन का अगर एक बॉन्ड OH से जुड़ा है तो इसके अलावा कोई बॉन्ड OH से नहीं जुड़ेगा। कार्बन का एक बॉन्ड अगर COOH से जुड़ा है तो कार्बन का कोई भी दूसरा बॉन्ड COOH से नहीं जुड़ेगा। अर्थात कार्बन की एक ग्रुप से अगर बॉन्डिंग एक बार हो गई है तो अब कार्बन उस प्रकार के ग्रुप से कभी दूसरी बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। कायरलता की यही पहचान है, या किरैलता की यही पहचान है। हिंदी में थोड़ा खतरनाक लगता है इसको। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो इसको भैया पढ़ के समाप्त कर देना है, समझ करके समाप्त कर देना है। तो सेरीन एक ऐसा एमिनो एसिड है, बहुत सारे एग्जाम्पल पर चलेंगे नहीं फालतू में, जिसमें किरैलता या कायरलता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब इसके बाद एक बेटा और अपने यहां पॉइंट आता है। देखो, पॉइंट कितने प्रकार से आपके यहां पूछा जाता है इंटरमीडिएट के कोर्स पे। कहता है ज्यूइटर आयन क्या है, उसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और कहता है आंतरिक लवण क्या होता है, उसी चीज को एक और प्रकार से पूछता है प्रतिरोधी लवण क्या होता है। अगर आपसे ये सारी चीजें पूछता है, इसका मतलब आप एक ही हेडिंग को लिखने वाले हो, एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो उस क्वेश्चन के आंसर को भी देते हैं। सबसे पहले इस बात को पहचानते हैं कि आखिर ये शब्द जो है ज्यूइटर आयन, या ज्यूइटर आयन को एक और नाम से जानते हैं आंतरिक लवण। कहता है ज्यूइटर आयन या आंतरिक लवण या प्रतिरोधी लवण होता क्या है। तो इस बात को समझते हैं और भैया इसको सॉल्व करते, थोड़ी सी जगह बना ली जाए ताकि अपने मतलब की चीजें इस बची हुई जगह पर सॉल्व हो सके। देखो कैसे ज्यूइटर आयन को एक्सप्लेन करेंगे। सामान्यतः एमिनो एसिड का सूत्र, और बेटा सामान्यतः एमिनो एसिड का सूत्र देखा जाए R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड COOH और यहां पे NH2 होता है। अगर नॉर्मली मैं किसी एमिनो एसिड की बात करता हूं तो उस एमिनो एसिड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखो मैं क्या कहता हूं सेकेंड नंबर पर, जब इस एमिनो एसिड को लिख सकते हो या अम्ल को जल में घोला जाता है, तो यह निम्न परिवर्तन करता है। निम्न परिवर्तन
करता है। अब देखो बेटा परिवर्तन कैसा करता है कि अगर हमारे पास कोई भी एमिनो एसिड है जिसका नॉर्मली फॉर्मूला, अब देखो एमिनो एसिड तो बहुत सारे हैं, सारे फॉर्मूले लेके चलोगे तो भैया फॉर्मूले लिखते रहोगे। एक नॉर्मल फॉर्मूला ले लिया है और हम कह रहे हैं कि उसको जब जल में घोला जाएगा तो ऐसे विक्रिया करेगा। कैसे विक्रिया करेगा देखो, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और नीचे ग्रुप पर लिखा हुआ है NH2। और बेटा हम इसको घोलने वाले हैं कहां पर, जल में। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि एमिनो एसिड जल में घुलता है और जल में घुलकर आयनों में क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो देखो आयनों में भी कैसे टूटेगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO पर आएगा माइनस चार्ज और ये अपने से अलग कर देगा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज में ये हिस्सा, पॉजिटिव चार्ज में ये हिस्सा। नीचे लिखा हुआ है NH2। अच्छा, आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि NH2 पर होता है एक लोन पेयर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा। अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ये हाइड्रोजन आयन पर है इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। और इस NH2 ग्रुप के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त जोड़ा जिसका कोई भी काम अभी यहां नहीं हो रहा है। तो करेगा क्या, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा किसको दिया जाएगा, हाइड्रोजन को, जिससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये हाइड्रोजन को यहां मंगा लेगा और NH2 को बदल लेगा NH3 पे, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जैसे ही हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया जाएगा। ये बताओ, अब बचे हुए NH2 ग्रुप से तो हाइड्रोजन निकल के चले जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया, तो इस ग्रुप पर आ गई इलेक्ट्रॉन की कमी। इस प्रकार से यह बिहेवियर दिखाता है। तो एक एमिनो एसिड जल में घुलकर जिस प्रकार का आयन प्रोड्यूस करता है, इस प्रकार के आयन को ही हम कहते हैं, या इसी आयन को आप कह सकते हो ज्विटर आयन। इसी को आप कह सकते हो आंतरिक लवण बनाने की प्रक्रिया, आंतरिक लवण बनाने की प्रक्रिया, या इसको बेटा आप ऐसा भी कह सकते हो द्विध्रुव आयन। तो एक ही के ये नाम है सारे। और जो ये ज्विटर आयन बना है, इसकी बेटा अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को भी देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर उस ज्विटर आयन की विशेषताएं लिखते हैं, देखो अब देखो ज्विटर आयन की विशेषताएं क्या है। अगर इस ज्विटर आयन में अगर आप इसको अम्लीय विलयन पर डाल देते हो, ध्यान देना इस बात को बेटा, गड़बड़ मत करना, एक्सप्लेनेशन विशेषता पे लिखनी है तो बात को बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखना। अगर बाई चांस हमने इस ज्विटर आयन को या एमिनो एसिड के जल में घुले हुए विलयन को आपने अम्लीय विलयन में मिला दिया, इस पदार्थ को अम्लीय विलयन में डाल दिया, तो आप जरा से ध्यान दो, अम्लीय विलयन में कौन से आयनों की अधिकता होती है, हाइड्रोजन। अर्थात जिस विलयन में आपने इस पदार्थ को डाला है उसमें पहले से ही बहुत सारे H+ आयन उपस्थित हैं। अब जरा इस बात को ध्यान देना, अगर H+ आयन बहुत सारे उपस्थित हैं तो ये वाला आयन कार्बोक्सिलेट भाग है, वो उस अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। बस इतनी बात बताना, जिस घोल में आपने इसको डाला था, बाई चांस मैं मानता हूं उसमें 100 हाइड्रोजन आयन थे, लेकिन आपने जैसे ही इसको उस घोल में डाला, 100 में से एक हाइड्रोजन आयन तो इस पर आकर चिपक जाएगा। बस इतनी बात बतानी है, पहले घोल में 100 हाइड्रोजन आयन थे, क्या अब भी घोल में 100 हाइड्रोजन आयन होंगे, कितने बचे हैं, 99, अर्थात एक हाइड्रोजन आयन कम हो गया है। अगर घोल का हाइड्रोजन आयन कम हुआ है, विशेष प्रकार से बात बताना, अम्लीय क्षमता को घटाया है कि अम्लीय क्षमता को बढ़ाया है, अम्लीय क्षमता को घटाया है। अम्लीय क्षमता को घटाता कौन है, क्षार। भाई क्षार ही तो अम्लीय क्षमता को घटा पाता है। इसका सामान्य सा अर्थ बताया जा सकता है कि ज्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसको अम्लीय विलयन में डालने पर यह उसके हाइड्रोजन आयन को समाप्त कर देता है, अतः क्षारीय व्यवहार दिखाता है।
और सेम अपोजिट होगा अगर आप इसको क्षारीय विलयन पर डाल दोगे। अगर आपको ऐसा लगे कि सर जी हम इसको तो क्षारीय विलयन पर डालने वाले हैं, तो ये क्षारीय विलयन में डाले जाने पर स्वयं का व्यवहार कैसा दिखाएगा? अम्लीय। अभी आपने पढ़ा कि अम्लीय विलयन पर डालने पर इसका व्यवहार कैसा होता था? क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन को समाप्त करता था। सेम इसी रिस्पेक्ट में अगर आप इसको क्षारीय विलयन पर डालते हो तो क्षारीय विलयन में डाले जाने पर यह हाइड्रोक्सिल आयन को समाप्त कर देगा और अपनी प्रकृति कैसी दिखाएगा? अम्लीय। अब अम्लीय प्रकृति कैसे दिखाएगा इसको भी बस चर्चा कर लेते हैं। बाई चांस आपने इस पदार्थ को किसी ऐसे विलयन पे डाला है जिस पर OH माइनस चार्ज बहुत सारे हैं। मैंने माना मेरे पास ऐसा विलयन था जिसमें से OH माइनस चार्ज कई सारे थे, तभी तो वो क्षारीय था विलयन। इस पदार्थ को जैसे ही डालोगे ये अपना H प्लस आयन निकाल देगा अपने पास से, और अपना H प्लस आयन निकालेगा तो वो H प्लस आयन OH माइनस आयन को खत्म करके जल बना देगा। अब देखो, अब ये NH3 ग्रुप जैसे ही क्षारीय विलयन पे डाला गया उसने OH माइनस आयन से क्या बना दिया? जल, अर्थात OH माइनस आयन को समाप्त कर दिया। अभी मैं देख रहा था अम्लीय विलयन पर डालते थे तो ये समूह H प्लस आयन को समाप्त कर देता था, क्षारीय नेचर दिखाता था। अब जब हम क्षारीय विलयन पे डालते हैं तो ये समूह OH माइनस आयन को समाप्त कर देता है और अम्लीय नेचर दिखाता है। तो ज्यूटर आयन में एक विशेषता होती है कि जब भी आप इसको अम्लीय विलयन में डालोगे ये स्वयं को क्षारीय बना देगा, और जब भी कभी इसे क्षारीय विलयन में डालोगे ये स्वयं के नेचर कैसा दिखाएगा? अम्लीय। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये बात बेटा मैं पूछ लेता हूं, क्या आपको क्षारीय विलयन में डाले जाने वाली बात, अम्लीय विलयन में डाली जाने वाली बात समझ पाओगे अभिक्रिया के थ्रू? जान पा रहे हो कैसे? तो इस बात को यहां लिखते हैं विशेषताओं में से। पहली विशेषता लिखते हैं ज्यूटर आयन से बने विलयन को अम्लीय विलयन में डालने पर यह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जब इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है, जब इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है यह अम्लीय पदार्थ की भांति व्यवहार, अम्लीय पदार्थ की भांति लिख दो या तरह व्यवहार दिखाता है। अब एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, भैया अम्लीय विलयन पे पड़ता था तो क्षारीय की तरह नेचर दिखाता था, और क्षारीय विलयन में डाला गया तो अम्लीय विलयन का नेचर दिखा रहा है। इसका मतलब ये जिस सॉल्यूशन में डाला जा रहा है उसका क्या कर रहा है? विरोध। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे आयन को प्रतिरोधक आयन भी कहते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा, अतः इसे प्रतिरोधक, अर्थात जिस चीज में डाला गया उसका तो ये विरोध करता है, प्रतिरोधक आयन भी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ जाता है, पूछता है बताओ एमिनो एसिड की जो नेचर के ज्यूटर आयन की जो प्रकृति है
उसको केवल अम्लीय माना जाए, केवल क्षारीय माना जाए, या और कुछ भी नाम दिया जाए? तो भैया जो अम्लीय की तरह भी व्यवहार कर ले, जो क्षारीय की तरह भी व्यवहार कर ले, उसको कहते हैं उभयधर्मी। तो हम ये भी लिखेंगे कि ज्यूटर आयन की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का और भी अर्थ समझ लेना। उभयधर्मी वो पदार्थ होता है या वह आयन होता है जो अम्ल में डाले जाने पर क्षार की तरह काम करे और क्षार में डाले जाने पर अम्ल के जहां जाए विरोध करे। बस अम्ल में इसको डालोगे तो अम्ल से उल्टा चलेगा, क्षार बन जाएगा। क्षार में डालोगे तो ये क्षार से उल्टा बनेगा, अम्ल बन जाएगा। तो एक और नंबर इसी पे बढ़ा लेते हैं, कहते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। उभय अधर्मी मत लिख देना, ठीक है? उभयधर्मी होती है। इसका जो नेचर होता है वो दोनों की ही तरह व्यवहार प्रकट कर पाता है। अम्ल में डाले जाने पर क्षार की तरह व्यवहार को दिखाता है और क्षार में डाले जाने पर अम्ल की तरह व्यवहार को दिखाता है। तो आप ज्यूटर आयन से रिलेटेड इन बातों को याद रखोगे। अभी एक काम करते हैं, ज्यूटर आयन के इस आर्टिकल को तो आप नोट ही करोगे। इसके बाद एक और इसी से रिलेटेड लगभग इसी से रिलेटेड आर्टिकल है समविभव बिंदु। अपने यहां बोर्ड एग्जाम में उसको भी बहुत बार पूछा गया है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, ये आर्टिकल तो लिखा ही लिखा है, इसके पहले अगर हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस को आंसर जानने चाहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी इसको पढ़ेंगे। बेटा विलयन 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो आपसे मिलेगा वो इधर लिखा जाएगा। एसिडिक इधर की तरफ, फिर बेसिक क्षारीय, फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में ध्यान से देखकर बताना, पीएच वैल्यू नॉर्मली एसिडिक सॉल्यूशन का कितना होता है? 7 से पीएच जो वैल्यू होती है वो होती है 7 से कम, तो आप उसको एसिडिक कहते हैं। बेसिक का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से अधिक। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7, ये ठीक है। अम्लीय विलयनों में कौन से आयन की अधिकता होती है? H+ आयन की OH- आयन की? हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे ढंग से बता देता हूं, ऐसा लिखते हैं ज्यादा अच्छा तुमको लगेगा। H+ आयन इज ग्रेटर देन OH। कोई भी बच्चा इस बात को कभी जीवन में न समझे कि हाइड्रोजन आयन ही होंगे अगर विलयन अम्लीय है। तो अम्लीय विलयन में भी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, और हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा कम होती है। तो क्योंकि H+ आयनों की मात्रा ज्यादा थी, आपने विलयन को कैसा बताया है? अम्लीय। ठीक है। और भी देखो, क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या या मात्रा ज्यादा होती है हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा। इसलिए उसमें कहते हैं हम H+ आयन को छोड़कर OH आयन पर कंसीडर करने लगते हैं, अपना दिमाग वहां लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वहां OH आयनों की संख्या अधिक है। पूछेगा क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन नहीं है कम मात्रा में है। लेकिन जो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या या मात्रा और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या या मात्रा आपस में बराबर होती है। अब एक और बात का नॉलेज बहुत ही जो जरूरी है, वो पीएच वैल्यू पर बेस्ड आता है। देखो समझो, हमारे मुख का पीएच मान जो होता है ये होता है 5.5। थोड़ी सी मैं बात में इस पर थोड़ा सा जोर डाल दूंगा जिससे आपको चीजें और भी क्लियर समझ में आने लगे। नहीं तो समविभव बिंदु पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, या तो आपके पास पहले से इतना नॉलेज हो कि आप अम्ल क्षार को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हो। बेटा ये 5.5 अर्थात मुंह का पीएच मान है 5.5, तो ये अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है। अब ध्यान देना इस बात को, अगर इस मुख में हम कोई विलयन डालें
जिसका पीएच मान 6 है। जैसे हम कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसका पीएच मान 6 है। आप इस बात को बताइए 6 पीएच मान अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अम्लीय। लेकिन अगर हमारे मुख के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, हमारे मुंह के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो जरा ध्यान से देखो, मुंह का पीएच मान कम है और इसका पीएच मान ज्यादा है। तो मुख के रिस्पेक्ट में मुख का पीएच मान 5.5, किए गए भोजन का पीएच मान 6। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मुख के रिस्पेक्ट में खाने वाला पदार्थ क्षारीय है। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वैसे इस दुनिया में पीएच मान 6 वाला पदार्थ अम्लीय होता है, तो हमारे मुख के विषय में संदर्भ में अम्लीय कौन सा पदार्थ होगा? क्योंकि मुख का पीएच मान 5.5 है, हम केवल उन्हीं पदार्थों को अम्लीय कहेंगे जिनका पीएच मान 5.5 से कम है। अगर हम कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिसका पीएच मान 5.5 से ज्यादा है तो हमारे मुख के रिस्पेक्ट में वो क्षारीय पदार्थ है, क्योंकि मुख के रिस्पेक्ट में उसका पीएच मान 5.5 से ज्यादा है। अच्छा, अगर हम मुख के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, इसी के रिस्पेक्ट में बात करें, कहें कि उदासीन विलयन कितना होगा? जिसका पीएच मान 5.5 है। अगर वो विलयन हम पिएंगे, कहेंगे बेटा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारे मुख के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कभी एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में बात होती है, वो कंपोनेंट का पीएच वैल्यू कहलाता है उदासीन, उससे कम वाला अम्लीय और उससे ज्यादा वाला क्षारीय। ऐसा एक सोचते हैं, जैसे बाय चांस ऐसा ना होता, हमारे मुख का पीएच मान होता कितना? 8। हम कहते हैं 7.5 वैसे तो क्षारीय है, लेकिन हमारे मुख के रिस्पेक्ट में यह कैसा होता? अम्लीय। ध्यान रखना, जिस पदार्थ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है उससे कम पीएच मान होगा अम्लीय, उससे ज्यादा पीएच मान होगा क्षारीय, और उतना ही पीएच मान होगा उदासीन। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। इसलिए क्यों? क्योंकि भैया अगर आप ज्विटर आयन के बाद समविभव बिंदु पर आ गए हैं, आप इस बात को समझे बिना इसको नहीं पढ़ पाएंगे। देखो, अब ज्विटर आयन पे मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे यहां, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। भैया ध्यान देते रहे ना, ध्यान देने में गड़बड़ी मत करना, नहीं तो भैया सारा काम चौपट हो जाएगा। चौपट जानते हो ना, बर्बादी के लक्षण में आ जाएंगे। पहले देख लो इसको, हमने इसको अम्लीय विलयन में डाल दिया। हमारे पास जो एमिनो एसिड था हमने इसको अम्लीय विलयन में डाला। बस इतनी बात बताना, अम्लीय विलयन में डाला जाने का मतलब है इसमें से कौन से आयन अधिक हैं उनकी बात बताओ। H+ आयन की OH- आयन? ठीक है, इसमें से H+ आयन अधिक हैं। और मैं बताऊं किससे H+ आयन अधिक है? जितना ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा उससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन इसके पास है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो है वो कम है। अब देखो ध्यान देने वाली, पीएच वैल्यू किससे कम है? इनसे इस विलयन का पीएच वैल्यू कम है। एमिनो एसिड को जिस घोल में डाला गया है तो घोल का पीएच वैल्यू कम है, एमिनो एसिड का पीएच वैल्यू ज्यादा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गड़बड़ मत कर देना। एमिनो एसिड को जिस घोल में डाला गया है, एमिनो एसिड का पीएच वैल्यू ज्यादा है, और जिस घोल में डाला गया है उसका पीएच वैल्यू कम है। इसीलिए हमने H+ आयन को दिखाया है। क्यों? पीएच वैल्यू कम होता है तो विलयन कैसा हो जाता है? अम्लीय, और अम्लीय में हाइड्रोजन आयन की क्षमता ज्यादा होती है। अब क्रिया कैसे होगी? हमने इन हाइड्रोजन आयन से पूछा तुम कहां जाओगे, इनके पास रहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने कहा भैया हमारे पास खुद है, पहले से रखा हुआ है हाइड्रोजन आयन, पहले यह निपटाए, एक तुम और हमको दिए दे रहे हो। लेकिन जानते हो ये जो एमिनो ग्रुप था ये बहुत खुश था, क्योंकि ये कह रहा था कि देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का दिखता है, अगर अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा है और हम उससे हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे।
अगर ये हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेता है, ध्यान रखना, R सिंगल बॉन्ड CH, बेटा ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा और आगे बचेगा COOH। अब इस जगह एक और बात को समझें आप, बेटा इस पूरे आयन पर कैसा चार्ज है? क्या इस आयन पर कहीं पर निगेटिव चार्ज है? ना। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब एक बात को और यहां समझें, अगर हम इस आयन पर विद्युत धारा का प्रवाह करें, विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब समझ रहे हो? इस पदार्थ के घोल को कांच के बर्तन में भरें, एक बैटरी लाएं, बैटरी से पॉजिटिव प्लेट को यहां डुबाएं, बैटरी से लाई गई निगेटिव प्लेट को यहां डुबा दें और विद्युत धारा का प्रवाह करें। तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर यह आयन जो आपके सामने लिखा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यह बैटरी की किस प्लेट की ओर गति करके जाएगा? तो आपको सर इस पर तो पॉजिटिव है, इसलिए बैटरी की कौन सी प्लेट की ओर गति करेगा? निगेटिव। निगेटिव प्लेट की ओर गति करेगा, अर्थात यह गति करके जाएगा किसकी ओर? कैथोड की तरफ। ध्यान रखना इस, अभी इतनी बात, पहली बात तो ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एमिनो एसिड को कैसे विलयन में डाला गया है? जिसमें कौन से आयन अधिक है? हाइड्रोजन, और इसका पीएच मान कम है। किसका पीएच मान कम है? एमिनो एसिड का कम है कि जिस घोल में डाला गया है, जिस घोल में डाला गया है उसका पीएच वैल्यू कम है। किससे? एमिनो एसिड से। अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। अब अभिक्रिया को देखेंगे, क्या COOH ग्रुप हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा? नहीं। तो कौन ग्रहण करेगा? NH2 ग्रुप ग्रहण कर लेगा। अगर ये तो NH2 ग्रुप के पास जैसे H प्लस आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज देके इनके पास आ गया। अब अगर आयन में केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है और मैं पूछूं कि इस पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो ये आयन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा? तो अगर सर जी खुद के पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तो जाने वाला नहीं, जाएगा कौन से टर्मिनल की ओर? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कौन होता है? एनोड या कैथोड? कैथोड। हालांकि कुछ स्थानों पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड भी होता है, लेकिन बेटा अभी के दौरान हम जो सेल पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल, इसमें कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है। एक और सेल आता है गैल्वेनिक सेल, उसमें ऐसा होता है कि एनोड फिर निगेटिव हो जाता है, कैथोड पॉजिटिव, लेकिन उसका काम दूसरा है। कौन सा काम दूसरा है? इसको आज नहीं बताएंगे, ये बताएंगे तो फिर यही बताने का रह जाएगा केवल। अच्छा एक और रिएक्शन देखो भैया, एक रिएक्शन पढ़ ली, समझ ली, दूसरी रिएक्शन पर आ जाते हैं। बी पार्ट, R सिंगल बॉन्ड CH NH2 COOH। बेटा अब हमने इसको कैसे विलयन में डाला है? जहां पर OH माइनस आयन ज्यादा है, अर्थात विलयन कैसा है? क्षारी। और बेटा क्षारी है, इसका मतलब पीएच वैल्यू कैसी है? अधिक। क्षारी विलयन का पीएच वैल्यू तो वैसे भी हाई रहता है, अधिक रहता है। अब सुनो, देखो और नोट करना, 2 मिनट के लिए रोको, पढ़ लो, इसके बाद खूब नोट कर लेना। हम छोड़ेंगे भी तभी जब नोट हो जाएगा, इसलिए देखो ही केवल इसको भी। बेटा पीएच वैल्यू अधिक है, किसका पीएच वैल्यू अधिक है? इस एमिनो एसिड का, कि जिस एमिनो एसिड को जिस घोल में डाला गया उस घोल का पीएच वैल्यू अधिक है, घोल का पीएच वैल्यू अधिक है। इसमें जो क्षारीय नेचर है वो कम है, जिस घोल में डाला गया उसका क्षारीय नेचर ज्यादा है। अच्छा यार ये बताओ, अगर क्षारीय नेचर ज्यादा है तो उसमें क्षारीय नेचर, बेसिक नेचर अधिक है, इसका मतलब OH आयनों की संख्या अधिक है H प्लस आयनों की अपेक्षा। ध्यान से देखना, हमने कहा भैया तुम क्या OH माइनस आयनों से अभिक्रिया करोगे? क्योंकि अभी इसके पहले तो बहुत आगे उछल रहे थे, अब क्या तुम ही से पूछ लेते हैं क्या अभिक्रिया करोगे? इन्होंने जानते हो जवाब दे दिया, कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी हैं, पहले से भरे पड़े हैं, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, हम इसको लेकर कोई काम करेंगे नहीं। रीजन है हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लाएंगे भी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने इनसे पूछा तुम्हारा क्या है, तो कहते हैं कि देखो वही से कि हम जैसे ही पानी पर घुलेंगे माइनस चार्ज आ जाएगा COO पर और H प्लस चार्ज आ जाएगा
एक हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये किससे विक्रिया कर लेगा, OH माइनस आयन से। अच्छा बताओ इससे विक्रिया करके क्या बनाएगा, जल। जल को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जल बनेगा, बनने दो। जल ना तो अम्लीय होता ना क्षारीय, उससे क्या मतलब रखे हम फालतू में। बचता क्या है अपने पास, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस चार्ज। बस इतनी बात सोच समझ के जवाब देना। इस घोल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। अगर हम इस घोल पर फिर से बैटरी लाएं, इसे कांच के बर्तन पे भरें और बैटरी के टर्मिनल से आने वाले वायर के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉनों को डुबा दें, विद्युत धारा का प्रवाह करें, आयन पर चार्ज निगेटिव है, ये कौन से टर्मिनल की ओर जाना चाहिए, बैटरी के प्लस वाले की माइनस वाले, प्लस वाले टर्मिनल की ओर जाएगा। अर्थात ये किसकी ओर गति करेगा, एनोड की ओर। समझ पा रहे हो। अब हम एक और सॉल्यूशन पे इसको लेकर के आएंगे। क्षारीय लिख गया है, क्षारीय होना चाहिए सी पार्ट, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब बेटा हम इसको लाएंगे उदासीन सॉल्यूशन में। उदासीन विलयन में, जिसका pH मान समान होगा। अब देखो pH मान समान होने का अर्थ, अब इसी चीजों को फिर समझते हैं। ये बेटा किसका pH मान है, विलयन का कि इसका pH मान बता रहा है, विलयन का। विलयन का pH मान किसके समान है, एमिनो एसिड के pH मान के समान। अर्थात देखो होगा क्या, जितने H प्लस आयन है उतने ही क्या है, OH माइनस आयन। तो यार ऐसा भी समझ सकते हो, H प्लस आयन OH माइनस आयनों को अपना खत्म कर लेंगे, वो अपना निपटे जाके, क्योंकि उदासमान तकरीबन pH वैल्यू है। इस विलयन के तो तकरीबन ना तो अम्लीय में जा रहा है ना तो क्षारीय में जा, तो कोई भी एक आयन अधिक नहीं है। तो जो H प्लस आयन होंगे और OH माइनस होंगे वो एक दूसरे को खत्म करेंगे। अब विक्रिया इसी पर चलेगी। तो कैसे चलेगी, ये H प्लस आयन त्यागेगा और ये H प्लस आयन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। देखो R सिंगल बॉन्ड CH NH3 कर पॉजिटिव चार्ज, COO पर निगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान दो, जो अब यही तो बनेगा H प्लस आयन त्यागने के बाद। अब सोच समझ कर जवाब देना, सही काम तो अभी ही कर रहे हो बेटा। इसको लाए घोल को, कांच के बर्तन पे धरा, बैटरी रखी, 2 तार निकाले, इलेक्ट्रोड्स बनाया और डुबाया, विद्युत धारा का प्रवाह करो। दिमाग से बताना, फालतू की बात मत करना। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी डुबाया, पॉजिटिव टर्मिनल भी डुबाया और विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। ये आयन किसकी ओर गति करेगा, किसी भी ओर गति। बहुत सही बताया आंसर, इससे बेस्ट आंसर हो नहीं सकता है। तो अगर ये आयन किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं करेगा तो हम इसी समय इस विलयन का क्या निकाल लेंगे, pH मान। और जैसे ही विलयन का pH मान निकाला, जैसे विलयन का pH मान आ गया 5, तो उस 5 pH मान को ही कहा जाएगा सम विभव बिंदु। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बाय चांस ये कंडीशन उत्पन्न हो गई और इस कंडीशन में आपने निगेटिव टर्मिनल भी लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल भी लगाया। निगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव आयन को अपनी ओर खींच रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव आयन को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन जब दोनों ओर खिंचाव बराबर हो गया तो ना तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा ना तो निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। अर्थात विलयन में आयनों का अभिगमन पूरी तरीके से रुक जाएगा। अभिगमन का मतलब गति रुक जाएगी और एक जगह फिक्स हो जाएंगे आयन अपनी जगह। उस समय हम इस विलयन का क्या निकाल लेंगे, pH। बाई चांस pH 5 आ गया, 5 आ गया तो समविभव बिंदु भी 5 है। pH वैल्यू 5.3 आ गई तो समविभव बिंदु भी कितना है, 5.3। यदि pH वैल्यू 8.4 आ गई तो समविभव बिंदु भी है 8.4। नॉर्मल परिभाषा अगर मैं लिखाना चाहूं बेटा, 1.5 से 2 मिनट की परिभाषा होती है केवल। क्या, समविभव बिंदु एक pH मान है
और यह एक ऐसा पीएच मान है जिसमें ज्विटर आयन जो है वो विद्युत धारा के प्रवाहित किए जाने पर भी किसी भी दिशा में गति नहीं करता है। बताओ यार, ये 1.5 से 2 लाइन की डिफिनीशन है, लेकिन बेटा अगर आप इस कंसेप्ट को पढ़कर गए हो, आप इससे बहुत सारी चीजें ज्यादा जानते हो। कैसे ज्यादा जानते हो? अगर पीएच मान समविभव बिंदु से कम होगा अर्थात अम्लीय होगा, तो कण कौन से इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा? कैथोड की ओर। अगर पीएच मान समविभव बिंदु से ज्यादा होगा, क्षारीय होगा, पीएच मान अधिक होगा, तो ज्विटर आयन किसकी ओर गति करेगा? एनोड की ओर। समझ पा रहे हो? आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हो और विद प्रूफ, आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था, सिद्ध कीजिए कि अगर किसी विलयन का पीएच मान या किसी अमीनो एसिड का पीएच मान समविभव बिंदु से अधिक है तो वह एनोड की ओर गति करता है। इस बात को आप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। आप ये रासायनिक अभिक्रिया लिखकर आ जाओगे। नेगेटिव चार्ज इसलिए एनोड की ओर गति करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसलिए कैथोड की ओर गति करेगा। और मैं क्या सोचता हूं, उस समय इससे अच्छा रिजल्ट आप या इससे अच्छा आंसर आप कभी नहीं दे सकते हैं। तो आप इस चीज को तो नोट ही करेंगे। अब रही बात लिखने की, तो एक काम कर लेते हैं, इसको नोट करो, फिर जल्दी से हम समविभव बिंदु की बात लिख देंगे यहां पे, और फिर नोट कर लेना। आप इसको जल्दी से नोट करो। समविभव बिंदु की उसी घटना को मैंने देखो लिखा कैसे लिखा है, जब किसी अमीनो अम्ल को अपने से कम पीएच मान वाले विलयन में घोला जाता है। अपने से कम का मतलब अम्लीय घोला जाता है तो वह पॉजिटिव आयन बनाता है, और पॉजिटिव आयन बनाने के कारण और विलयन पर विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर, भाई पॉजिटिव आयन बनाएगा और आपने विद्युत धारा भी प्रवाहित कर दी, तो कौन से इलेक्ट्रोड की ओर भगेगा? निगेटिव। और निगेटिव इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हो? कैथोड की ओर भगता है या कैथोड की ओर गति करता है। सेम सेकंड नंबर पे आपने क्या किया था? कहा अमीनो अम्ल को स्वयं से अधिक पीएच मान अर्थात क्षारीय विलयन में घोलने पर निगेटिव आयन प्राप्त होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में एनोड की ओर गति करते हैं। भाई निगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड की ओर भगेगा, तो उसकी ओर गति करने लगते हैं। अर्थात अभी आयन कहीं निगेटिव आयन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। तीसरे नंबर पर, परंतु एक ऐसा निश्चित पीएच वैल्यू भी आता है जिस पर विलयन में बना हुआ ज्विटर आयन, अगर आपने विलयन पर ज्विटर आयन का निर्माण भी कर दिया है, विद्युत धारा का प्रवाह करने पर भी किसी भी दिशा में गति नहीं करता। और जब ज्विटर आयन किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करना बंद कर देता है, आप कहते हो इस दशा में विलयन का पीएच मान निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, और उसी पीएच मान को कहा जाएगा समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसको कहते हैं। डेफिनेशन और वो जो रिएक्शन है अच्छे ढंग से तैयार करके रखनी है आपको। तो बाकी की घटना को पढ़ते हैं कल।